now I'm gonna react on election 2024 the conclusion by सम्राट की पाठशाला। जल्दी लेके आए वीडियो इलेक्शन के ऊपर, नहीं कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। So before I start, hello I'm मोनाली नायको, welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। तो क्या हाल है? सो फाइनली इलेक्शन हो गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भाई चार्म तो है मोदी जी में। बात तो सही है। खैर इस बार इलेक्शन में सबसे खास बात ये रही कि इस बार के इलेक्शन से हर कोई खुश है। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसकी सरकार बन गई। कांग्रेस इसीलिए खुश है क्योंकि पिछली बार से उनको ज्यादा सीटें मिल गई। इलेक्शन कमीशन इसलिए खुश है क्योंकि इस बार ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगे, वरना हर बार विपक्षी पार्टी रिजल्ट आने के बाद ईवीएम हैकिंग का हल्ला मचाना शुरू कर देते थे। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में कॉन्फ्रेंस आना शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लेकिन इस बार कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गया। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो इस बार का इलेक्शन जो रहा वो रहा मोदी जी वर्सेस सारे विपक्षी दल, जिनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, मोदी जी को रोकना। बट इन रियलिटी दे ऑल नो। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आयरनी देखो, हमारे केजरीवाल साहब पहले जिनको गालियां देते थे ना, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। चिदम्बरम साहब, अलागिरी, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। मोदी जी को हराने के चक्कर में उन्हीं के साथ हाथ पकड़े खड़े हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खतरनाक गंदी चीज है। इस आदमी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी भाई साहब। एट द एंड उसको मिला क्या? दिल्ली की सारी सीट बीजेपी को चली गई। हे प्रभु, हे प्रभु, Exactly. हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? पानी आ गया। इस बार इलेक्शन में बहुत सारे वादे भी किए गए। हर कोई कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वादे किए जा रहा था। जैसे केजरीवाल जी का वादा जो हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। कांग्रेस के खटाखट वाला वादा जो इस साल काफी पॉपुलर भी रहा। खटाखट 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 पर एक्चुअली में ये चीजें कांग्रेस के लिए काम कर गई इस बार। भाई पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल गई उनको। मेरे देश की जनता इतनी बोली है कि वो इलेक्शन होने के तुरंत बाद ही अपना खटाखट वाला पैसा लेने के लिए कांग्रेस के कार्यालय जा पहुंची। क्या बोले? वो अभी तो वो कह रहे हैं अभी है ही नहीं फॉर्म, जब मिलेगा तो आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, क्या फॉर्म है? वो फॉर्म वो जो औरतों के लिए भरा जा रहा है, उनको पैसे मिलेंगे। वो राहुल जी वाला खटाखट वाला? जी हाँ। को भी हंसी आ रही है। जैसे खटाखट लोग पैसे मांगने गए थे, वैसे ही फटाफट उनको वहाँ से भगा भी दिया गया। भैया मिल नहीं रहे और क्या, बैठे हुए हैं हम लोग। जब सुबह आए हैं तो और बढ़ चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा। 12 बजे आए हैं तो अब दौड़ा रहे हैं। कुल मिला के इस बार कांग्रेस ने लोगों का काट दिया। जी बहुत अच्छे से।
अब देखो ये वाली स्कीम मतलब फ्री में देने वाली स्कीम एक्चुअली में काम करती है, क्योंकि इसी फ्री की चीज लेने के चक्कर में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बना दिया था। पर यहाँ एक कैच है, केजरीवाल जी ने स्टार्टिंग में एक्चुअली में वो चीजें डिलीवर करी थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा था तो मुझे आज भी याद है भाई, फ्री पानी और बिजली तो उन्होंने एक्चुअली में दिया था, पर बाद में इन भाई साहब पे राजनीति का नशा चढ़ गया और ये भी औरों की तरह बर्बाद हो गए। कहाँ ये हमारे नायक फिल्म के अनिल कपूर बनने आए थे और आज इनकी हालत वेलकम के मजनू भाई से भी बदतर हो गई है। आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना। माँ कसम, लोगों ने वही करवा के दिखाया। अब देखो यार, मैं राहुल गांधी जी से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ना लोगों का भरोसा मत तोड़ो। हाँ ठीक है, आप आर्गुमेंट कर सकते हो कि यार हमारी सरकार तो नहीं आई है, सरकार तो बीजेपी ने बनाई है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी सरकार बनी है उस जगह तो आप ये सारी सुविधाएं डिलीवर कर सकते हो। इससे जनता में आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हाँ यार इन्होंने जो बोला वो एक्चुअली में डिलीवर करा है। और अगर लोगों का इस बार कटा ना, अगली बार जनता वोट भी नहीं करेगी। जनता किसी की सगी नहीं है भाई। पर एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, कि जब तुम कोई चीज बोलो और बाद में उसको एक्सप्लेन ना कर पाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ। जैसे एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जब भाई से पूछा गया कि तुम एक झटके में गरीबी कैसे हटाओगे, फिर भाई गजनी बन जाता है कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जाएगी। मुझे तो यार ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के भाषण एक्चुअली में लिख कौन रहा है, जरा इसको सुन लो। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात ये होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करो। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। मतलब कुछ सेंस है इस बात का। फिर जब लोग आकर बोलते हैं ना कि भाई हमारा पीएम मटेरियल है, तो मैं सच में एक बार सोच में पड़ जाता हूँ कि पूरी कांग्रेस में बस यही एक बंदा बचा हुआ है। मतलब कांग्रेस पार्टी है तो बहुत पुरानी, तो वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगे करती है जो एक्चुअली में डिजर्विंग है। जैसे हालात अभी हैं, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो जनता ने तो अपने घरों पे लिखवाना ही शुरू कर दिया। भाई एक चीज दिखाता हूँ। क्या? अंकल को किसी चीज की तगड़ी ठेस पहुंची है भाई साहब। मतलब इतनी तगड़ी ठेस है कि भाई साहब को नेम प्लेट लगवानी पड़ गई है। गजब बेइज्जती है। और इस इलेक्शन में मैंने देख भी लिया भैया, जनता किसी की सगी नहीं है। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाए। हंस के भाई ने सब कुछ बयां कर दिया है। दिल की बात जुआ केसरी पे आती आती रह गई भाई साहब। और ये हाल सिर्फ इन्हीं का नहीं है। कहाँ से आ रही है? प्रियंका को देख के आ रहे हैं। रैली से आ रहे हैं? हाँ जी, रैली से आ रहे हैं। रैली से आ रहे हैं। प्रियंका को देखिए आप? हाँ जी, देखिए। देखा? हाँ जी। अच्छा, वोट आप किसको देंगे? आशीष जी, मोदी जी। मोदी जी। और भैया जनता सच में चंट हो गई है। और मैं सच बताऊं, मैं तो इस ताई के साथ हूँ। लोकसभा चुनाव में किसको देख रही हैं आप? झाड़ू, कमल या पंजा या कोई और? इस बार के लोग वोट कमल को दो ना, झाड़ू वाले को दो। मेरा नाम ही राशन कार्ड बना तो झाड़ू वाला मोदी। भैया ताई का वोट चाहिए तो राशन कार्ड बनवाओ इनका। ऐसे नहीं देगी ताई, 4 डंडे मारेगी वो अलग। अबे जनता तो फिर भी जनता है, मान जाते हैं। अबे जब राजनेता ही एक दूसरे के सगे नहीं है भैया, तभी तो इनको विरोधी दल बोला जाता है। गठबंधन कर लेते हैं तो ये लोग ऐसी बाणी बोलते हैं। मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। गठबंधन तोड़ने के बाद इनका ये हाल हो जाता है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। बताओ, इनकी आपस में तो बन नहीं रही और ये सारे इकट्ठे होकर देश चलाने चले आए। अबे कब तक? और जनता तो कभी एक थी ही नहीं। पहले हम लोग धर्म में बटे हुए हैं, उसके अंदर घुसोगे तो हम लोग जातियों में बट गए, उसके नीचे और जाओगे तो हम अमीर गरीब इसमें बट गए। एक होकर कभी किसी ने काम किया है? रियल में जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं करता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ भाई साहब एक IAS रैंक का अफसर चुनाव लड़ता है और हार जाता है, वहीं दूसरी ओर ये देश को बांटने की सोच रखने वाला
गद्दार जेल में रहते हुए इलेक्शन जीत जाता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ लोग सब कुछ देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं, सब कुछ महसूस करते हुए भी अनजान बने रहते हैं। अब चाहे लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, बट सच्चाई यह है कि आज के टाइम पे लोगों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग आजकल आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि आज की इस डिजिटल दुनिया में किसी को भी बेवकूफ बनाने में बस 2 मिनट लगते हैं, बस उसको आधा सच दिखाना है और बस काम हो गया। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस चीज को अपने दिमाग में एकदम डाल लेना। चाहो तो इस वीडियो को सेव कर लो या ये वाला पार्ट क्लिप करके अपने पास रख लो, लेकिन ध्यान जरूर रखना मेरी बात। कभी भी किसी भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। आई रिपीट, कभी किसी भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भरोसा मत करना। ये सब बातें बोलने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने के लिए या फेमस करने के लिए सिर्फ एक ही वीडियो काफी होती है। और ये पॉलिटिशियन जब पूरे के पूरे मीडिया हाउस को, न्यूज चैनल्स को खरीद सकते हैं, तो ये यूट्यूबर किस खेत की मूली है। और बात आई भरोसे की, तो मैं तो आपसे साफ साफ एक बात बोलता हूँ कि आप मेरे पर भी कहीं भरोसा मत करो। अगर मैं कभी भी किसी ऐप का प्रमोशन करता हूँ तो उसे आंख बंद करके डाउनलोड मत कर लिया करो, अपना भी दिमाग यूज किया करो। भाई मुझे तो पैसे मिलते हैं वो चीज बोलने के, तो भैया अपना भी दिमाग लगाया करो। मैं ये वीडियो इलेक्शन के बाद पता है क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बात इलेक्शन से पहले बोलता ना तो मुझे ना कोई टैग जरूर मिल जाता। हाँ, हमारी देश की जनता 2 भाग में बट गई है। पहला भाग है बीजेपी को सपोर्ट करने वाला, उसको ऊपर टैग लगा दिया जाता है अंधभक्त का। दूसरा भाग है कांग्रेस और अदर पार्टीज का, अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो उनके ऊपर टैग लगा दिया जाता है चमचों का। सिमिलरली अगर कोई न्यूज चैनल बीजेपी के काम की तारीफ करता है या उसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज देता है तो अक्सर उसको गोदी मीडिया बोल दिया जाता है। जबकि यही सेम काम कांग्रेस के जमाने में भी होता था, तब उस वक्त लोग कहाँ थे। आज जो लोग मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं, कांग्रेस के जमाने में वो भी वही काम करते थे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। महंगाई को राजनीतिक रूप से समझाना आसान है, आर्थिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल। आप क्या ये समझने के लिए तैयार हैं कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है तो आप महंगा डीजल खरीद सकते हैं ताकि घाटा सह रही तेल कंपनियों का कल्याण हो जाए। डीजल महंगा होगा यह सुनकर आप राजनीतिक रूप से उबल रहे हैं या आर्थिक रूप से समझदार हो गए हैं? क्यों पेट्रोल डीजल के टैक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है? लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, बचत से निकाल कर खा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। गजब टूबीबाज आदमी। एनीवे, स्वतंत्र भारत है, लोगों को बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। तो अब बात करते हैं बीजेपी की। तो इस बार बीजेपी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे वो लोग सोच रहे थे। कारण वो हम बताएंगे। पहला कारण ओवर कॉन्फिडेंस। इनको लगता था कि मोदी के नाम पे अगर किसी भी गधे घोड़े को भी हम खड़ा कर दें तो वो भी जीत जाएगा, पर इस बार ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हर बार जनता से मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देगी। आपको अपने क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ जाकर लोगों से मिलना होगा, पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रचार ही करने नहीं गए। लोगों से मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज इस बार बीजेपी को बैकफायर कर गई। दूसरा मुद्दा, दुश्मन को कमजोर समझना। बीजेपी को इस बार लगा कि सामने वाले तो बेवकूफ हैं, पर वो इस बात को भूल गए कि वो लोग भी सेम प्रोफेशन में ही हैं। तो जितना बीजेपी ने अपना प्रचार नहीं किया, उससे ज्यादा विपक्षी दलों ने उसको बदनाम कर दिया, जो इस बार कम सीट का कारण बन गई। तीसरा मुद्दा, जनता से कनेक्ट ही ना कर पाना। इस बार बीजेपी जनता से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। जहाँ एक तरफ दूसरी राजनीतिक पार्टियां जनता तक अपनी बात पहुँचाने में सफल रही, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो संविधान बदलने की बात कही गई हो, विपक्षी दल से जो बन पड़ा वो करने में वो लोग पीछे नहीं हटे। पर बीजेपी इन चीजों को नजरअंदाज कर गई, जो चीज इस बार इनको बैकफायर कर गई। चौथा मुद्दा, अपनों पे भरोसा ही ना करना। सुनने में आया था कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी के इलेक्शंस के लिए कुछ कैंडिडेट सजेस्ट किए थे, पर पार्टी ने उन सब नामों को नजरअंदाज कर दिया और योगी जी को कॉर्नर करने की कोशिश भी की गई, और रिजल्ट आपके सामने। अरे अयोध्या जैसी जगह से जहाँ पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा काम हुआ, वहाँ से ये लोग हार गए यार। और आपको एक बात बताऊं, अयोध्या का तो सच में मुझे बुरा लगा। यूपी वालों से ऐसी उम्मीद थी नहीं। गद्दारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गद्दारी को इंग्लिश में उत्तर प्रदेश। क्या? ओ, गद्दारी का मैं चली। इस बार लोगों ने विकास के आधार पर तो वोट किया ही नहीं, जाति धर्म इन सब को मुद्दा बनाया गया और इसी के आधार पर वोटिंग हुई है। मेरे हिसाब से ये गलत है। भाई मेरा ना सिंपल सा हिसाब है, अगर आप मेरे क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो तो चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं होगा, मेरा वोट आपको जाएगा। और ये वाले रील देख के ना मुझे सच में दुख हुआ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गाँव में पोलिंग बूथ पर जहाँ 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहाँ पे 2322
उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। I mean सीरियसली, मतलब जो आदमी बिना भेदभाव करे तुम्हारे लिए काम करे जा रहा है, हर महीने खाने के लिए तुम्हें राशन मिल रहा है, बिना भेदभाव के रहने के लिए घर दे दिया, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त में इलाज हो रहा है। अगर आप लोगों के लिए ये अच्छा काम नहीं है तो फिर अच्छा काम की डेफिनेशन क्या होती है मुझे नहीं समझ में आती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं हुआ। लोगों ने वोट कैसे किया? धर्म के आधार पर, और पहुंच गए अपना 8500 रुपए लेने के लिए। क्यों मिल गए? जी खटाखट। अयोध्या से ना पूरा देश नाराज है। किसी को सच बताऊं ऐसी उम्मीद थी नहीं कि अयोध्या वाले ऐसा कांड कर देंगे। अब भैया न्यूटन का लॉ है, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब अयोध्या वालों ने इतना प्यार दिखाया है तो हम भी सोच रहे हैं दिखा ही दें। अब दर्शन तो करने जाएंगे लेकिन धूप, अगरबत्ती, फूल, माला, प्रसाद अपने यहाँ से लेकर जाएंगे, वहाँ आकर एक भी नहीं खरीदेंगे। ठीक ना? लोगों का गुस्सा अब खुलेआम वहाँ दिखने लगा है। भैया रे देख लो, कुछ भीड़ नहीं है अयोध्या के मेन गेट। ऐसा चुनाव के बाद में पहली बार देखा जा रहा है जब से मंदिर बनी, कोनो भीड़ नहीं। मेन गेट पे जौने तरफ हम चल रहा है यही तरफ चल नहीं सकते रहो, वही तरफ जाते जिधर वही रिक्शा खड़ा है। कौन दे लो, कुछ भीड़ नहीं। हम लोग 500-800 कमाते थे, 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है। चार नहीं बस 2 ही दिन में हुआ है जो है। पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया। अबे यूपी वालों पे लोग अब भरोसा नहीं कर रहे यार। मैं हमेशा इनसिक्योर रहता हूँ कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के बाद अगर लड़की लॉयल ना निकले तो। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत लॉयल हूँ। वैसे मम्मी पूछ रही थी तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अबे जहाँ लोग बीजेपी को वोट न देने के चक्कर में ईंटें उठा ले रहे हैं, उनका तो दिल दुखेगा ही। तुमको जरा भाई वोट देने गया था। हाँ भाई अभी देख के आया। ये देख किसको दिया, कांग्रेस या बीजेपी को? बीजेपी को। ये कैसे दोस्त हैं बे? अबे गलत जवाब देने पे ये तो खोपड़ी खोलने वाले थे। मोदी जी लोगों के रोम रोम में बस गए भाई साहब। जब तक उनको मनचाहा जवाब नहीं मिलता वो रुक नहीं रहे। चलिए पता करते हैं BTS या ब्लैक पिंक। BTS की ब्लैक पिंक। BTS, ब्लैक पिंक, बीजेपी। बताओ, छोरी के गाल लाल कर दिए, ये कोई बात है? बाकी सबको बहुत बहुत मुबारक, सबने मेहनत की और उसका फल लोगों को मिला। समय बदलता है, आज सत्ता में बीजेपी है, कल कोई और आएगा, लेकिन मेन बात जो है वो ये है, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो यार। उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर और सेलेक्ट कर लेना। आप चाहें तो हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। चलो एक्चुअली इस टाइम उन्होंने कुछ लिटरली सीरियस टॉपिक पे बात किया है एंड सीरियसनेस लाने की, मतलब इस वीडियो के थ्रू सीरियसनेस कुछ लाया उन्होंने एक्चुअली। क्या होगा अगर इन्होंने ये इलेक्शन के टाइम पे बनाया होता है ये वीडियो, तो लोग बोलते व्यूज के लिए है या दिस वर्सेस दैट करने की कोशिश चालू है या एनीथिंग एज सच। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनका ओपिनियन है तो इसका भी ओपिनियन हो सकता है, बट इसको लोग गाली देंगे नहीं वही सही है वही सही है वही सही है करते करते। बट जैसे इन्होंने बोला हाफ ट्रूथ जो होता है ये बहुत बेकार होता है। हाफ सच्चाई जो होती है ना वो मतलब झूठ से भी ज्यादा डेंजरस होती है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा फिर क्या बातें हुई एंड एवरीथिंग। ओके, बिकॉज ये है लाइक यू नो, मेरे को याद है शाहरुख खान ने एक टाइम पे कहा था, बहुत पहले जब यूट्यूब इतना बड़ा मार्केट था भी नहीं तब, कि एक टाइम पे यूट्यूब से लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे एंड उनका टाइम होगा, मतलब उनका जमाना, मतलब नॉट लाइक शाहरुख खान बट यू नो लोग उनका सुनेंगे एंड इन्फ्लुएंस होंगे काइंड ऑफ। ओके, सो या यू कैन सी इट कि बहुत सारी चीजें लोग हल्के में ले रहे थे यूट्यूब को, बट बहुत सी चीजें चेंजेस हो चुकी थी यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू या बहुत सारी चीजों के थ्रू। एंड मैंने वो रिक्शा वाला वीडियो देखा था जहाँ पे रिक्शा वाला बोल रहे थे कि इलेक्शन के बाद अभी कोई आ ही नहीं रहा है, हमको बहुत नुकसान हो रहा है एवरीथिंग। तो लोगों ने इतना दिल पे लगा लिया था, माँ कसम खतरनाक। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।